मैं असद याकूब। दोस्तों आप देख रहे हो आपके हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल उनके सब खैर से हो गई तो मुस्कुराते रहे मैं अपना अपना दिखाते रहे हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो लोग सर की आज पाकिस्तान इज ब्रेन वॉश्ड बाई हिस्ट्री। चलिए देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। फैसल वारिज का वीडियो है और ये जुनैद अकरम के साथ है, उनका पॉडकास्ट है। उसमें से एक हिस्सा निकाला है जो भारत के बारे में उन्होंने बात की है, हिस्ट्री के बारे में बात की है, भारत पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। सुनना बड़ा मजेदार होगा क्योंकि ये जो वीडियोस बनाते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इंडिया डेमोक्रेटिक वे पे क्यों है, क्योंकि नेहरू ने ये तय किया था, पटेल ने ये तय किया था, गांधी ने ये तय किया था। ये वो फोरफादर्स है जिन्होंने तय किया और फिर कई साल तक उसको लेके चले और वो उस बात पर है। पाकिस्तान क्यों नहीं है? क्योंकि पहले दिन ही जिन्ना ने और उनके साथियों ने तय किया था कि हम ब्यूरोक्रेटिक सीट लेंगे गवर्नर जनरल की, हम पावर कहीं और रखेंगे और जिम्मेदार कोई और होगा। जिम्मेदार है वज़ीर आज़म, पावर है एक ब्यूरोक्रेटिक हेड के पास। तो ये डायकॉटमी आपके फोरफादर्स ने पैदा की, एलीट्स ने। उसके बाद आपके जो मार्शलाज लगे वो एलीट ने लगाए, वो आम आदमियों ने नहीं लगाए। अब आप मिठाइयाँ बांटते हुए लोगों की तस्वीरें बेशक शेयर करें, लेकिन जो किसी हैपनिंग की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और उसके कॉज एंड इफेक्ट एलीट को पता होते हैं, वो आपको और मुझे और आम लोगों को तो बहुत बाद में पता चलते हैं। इसलिए ये मिसलीडिंग है बात, ये हिपोक्रेटिक है और ये एक तरह से मैं कहूँगा क्रूअल है, जालमाना बात है कि आप लोगों को ये कहीं यार लोग ही करप्ट हैं तो ज़ाहिर है फिर ऊपर भी ये होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ये जो एलीट होती है ना, ये इसकी एक इकोनॉमी होती है हर जगह, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जो एलीट होती है जाहिल, करप्ट और इलिटरेट डोंट मीन के वो पढ़े लिखे नहीं होते। इलिटरेट में उसको बोलता हूँ जिसको कि ये शऊर नहीं होता कि मैंने सारी सोसाइटी को अपने साथ मिला के आगे कैसे लेके जाना है, जिसको ये शऊर नहीं है कि माशरे आगे कैसे बढ़ते हैं, जिसको ये शऊर नहीं है कि इंसान की डिग्निटी कितनी अहम है, जिसको ये शऊर नहीं है कि तमाम इंसान बराबर है। मैं उस मायने में कह रहा हूँ। वो एलीट जो इस तरह की है ना, उसके लिए इकॉनमी उसने अपनी कोई बनानी होती है। अब देखें, पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, इसकी मिनिमम इकॉनमी क्या है? मिनिमम इसकी इकॉनमी यह है कि ज़ाहिर है सब लोगों ने कुछ तो खाना है। मतलब ये मुल्क गरीब तरीन भी हो तो ज़ाहिर है सब ने शाम तक कुछ खाना तो है ना, और वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इन सब ने कुछ पहनना भी है, कुछ अमीर होंगे कुछ गरीब होंगे, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ तो पहनना है, सब ने कुछ ना कुछ सफ़र भी करना है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, यहाँ से आएंगे वहाँ जाएंगे। अच्छा, अब ये मिनिमम, इससे मिनिमम इकॉनमी कोई नहीं होती। ये कुछ कोई भी माशरा है, ये तीन चीज़ें तो उसमें होंगी। अब 25 करोड़ लोग हैं, आप इनको जितनी देर बेवकूफ़ बना के दबा के आप रखेंगे तो वो 25,000 लोग जो इस मिनिमम इकॉनमी से फ़ायदा उठाएंगे वो बिलियनियर तो कम से कम होंगे ना, बिलियनियर तो होंगे। और जिसके पास पावर होती है वो आपको मुसलसल बेवकूफ़ भी रख सकता है। आप इसको मोहब्बत से भी कर सकते हैं, आप डिप्लोमेसी से भी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स सॉफ्ट पावर का नाम है, फौज मिलिट्री हार्ड पावर का नाम है। अब ये जो सॉफ्ट पावर है ना, इसमें आती है एक चीज़, हेट इकॉनमी। पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे माशरों में ये है कि हेट इकॉनमी, बाय द वे इकॉनमी मीन मनी, पॉपुलैरिटी और मनी, पॉपुलैरिटी और पावर भी। पावर, आपके पास कितनी पावर आ गई ना इसमें। तो ये लोग ये करते हैं कि एक फ़िरका दूसरा फ़िरका, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात। 80s 90s में आपने ज़रूर देखा होगा कि छोटी छोटी वीडियोस सीडीज़ पर मिला करती थी मुनाजरा, जिसमें एक वाबी मौलवी, एक बरेलवी मौलवी, एक देवबंदी मौलवी, एक हनफी, वो एक फट्टे के ऊपर हाथ मार मार के बताता था ए ताड़ियाँ किताबां, ताड़े रसाले, ताड़े बाबे ए कह रहे हैं। और दूसरा बताता था ताड़ी किताब कोई लिया दवे, क़यामत तक लिया दवे। उस ज़माने में मैंने भी बड़े बड़े मुनाजरे देखे, बल्कि एक मैं देखने गया तो मैं खौफजदा होकर भाग आया। मैंने कहा इधर तो अभी गोली चल जाएगी, उगाड़ा की बात कर रहा हूँ। तो आज भी खैर यूट्यूब पर आपको बहुत वीडियो मिलेंगी। तो ये क्या होता है? ये एक हेट इकॉनमी है, क्योंकि एक मौलवी, एक ग्रुप, एक पॉलिटिशियन दूसरे के खिलाफ जब हेट पैदा करेगा तो उससे गेन क्या करेगा? पावर गेन करेगा। जो कॉमन एनिमी है वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा और वो मशहूर भी होगा। ठीक है, मैं आज एक फ़िरके के ख़िलाफ़ या एक जेंडर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊँ तो ये ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनेगी, बजाय इसके कि मैं ये बताऊं कि अनार्की क्या है, बजाय इसके कि मैं ये बताऊं कि प्लेटो ने एक अच्छी सोसाइटी का ख्वाब क्या देखा था, थॉमस मोर ने उसमें क्या ऐड किया था। पाकिस्तान में आज की सोसाइटी में जो मसाइल हैं, हम इसको डॉक्टर मोहम्मद वसीम की नज़र से या हुसैन हक्कानी की नज़र से या ओद भाई के से अगर देखें तो इसको कैसा देखेंगे, मैं इसमें क्या ऐड कर अब ये तो इतनी टॉक ऑफ द टाउन नहीं है।
तो जो बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। अब बिल्कुल बहुत मार्के की बात, बहुत लॉजिकल बात है। हालांकि पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है, इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं, मतलब पढ़े लिखे है बट इलिटरेट है, उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान के हुक्मरान और सारे लोग चलने लगे तो पाकिस्तान पता नहीं क्या बन जाएगा, लेकिन ये हो नहीं सकता। अब देखिए, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। एक ट्विटर पे वीडियो मिला मुझे, पाकिस्तानी है, वो समझा रहे हैं कि क्या है मामला। उसमें उन्होंने एक हिंदू का जिक्र किया और बाकी मुसलमानों के बाकी फिरके, जो फिरके ये बात कर रही हैं, जरा सुनिए पहले इसको। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, लाहौर में एक हिंदू रहता था, उसने अपने अखबार में एक दिन हेडिंग लगाई कि तमाम मुसलमान काफिर हैं। बड़ा हंगामा, मुसलमान अदालत में केस ले गए। अब जज ने उससे पूछा कि भाई बताओ, तुमने ये कोई स्टेटमेंट दिया है कि तुम्ही ने दिया है स्टेटमेंट? हाँ मैंने। अभी भी कायम हो इस पर? अभी भी कायम। सबूत है तुम्हारे पास? बोला कहाँ है सबूत? बोले ये सारे मुसलमान जो बैठे हैं यही सबूत। जज साहब परेशान। उसने जज को कहा कि आप ऐसा करें, सुन्नी को बुला के शिया के बारे में पूछो, फिर शिया को बुला के बरेलवी के बारे में पूछो। अब जज ने ये किया, सुन्नी को बुलाया, हाँ भाई तेरा शिया के बारे में क्या ख्याल है? मैं जी काफिर है। अहले हदीस को बुलाया, जी देवबंदी के बारे में क्या है? काफिर है। बुरके काफिर। शिया के बारे में वो भी काफिर। अब जज ने कहा कि ये जो हिंदू एडिटर इन चीफ जिसने अपने अखबार में ये सुर्खी लगाई थी, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। इसने खुद नहीं कहा, जो तुम मुसलमान एक दूसरे को अपने बारे में कहते हो, उससे उसने ये अखज़ किया। एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर कह रहा है। सुन लिया आपने? ये है प्रॉब्लम की जड़ सबसे बड़ी पाकिस्तान। ये जो हेट पॉलिटिक्स जो कह रहे हैं ना, हेट मॉन्गरिंग जो होती है, ये आपके रगों में घुसा दी गई है। वो चाहे दूसरे फिरके के लिए हेट मॉन्गरिंग हो, चाहे वो हिंदुओं के लिए हेट मॉन्गरिंग हो, चाहे वो यहूदियों के लिए हेट मॉन्गरिंग हो, चाहे वो भारत के लिए हेट मॉन्गरिंग हो। कोई इसके पीछे जाकर चेक नहीं करता कि क्या वाकई ये हेट जरूरी है, क्या वाकई ये हेट जो है वो उधर से ही लाई जा रही है, हम पर थोपी जा रही है कि नहीं थोपी जा रही। इसकी बात कोई नहीं करेगा। सब कौवे के पीछे भाग रहे हैं कि कौवा कान काट के ले गया, कान काट के ले गया। किसी ने अपना कान नहीं देखा कि भाई मेरा कान कटा है, कान है या नहीं है वाकई। ये है वो पाकिस्तान। तो जो हेट इकोनॉमी है ना, ये है रिलीजन के पास, रिलीजन को जो अब्यूज़ करते हैं, ये है पॉलिटिशियंस के पास। आप थ्रू आउट पाकिस्तान की पूरी तारीख देख लें, कंटिन्यूसली एक एलीट का छोटा सा तबका है, वो इस हेट इकोनॉमी के सर पर शोहरत हासिल करता है, पावर हासिल करता है, वोट हासिल करता है और पैसा हासिल करता है, और कहता ये है कि देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है। और भाई पावर और शोहरत भी इकोनॉमी है। भुट्टो के पास इतनी ताकत थी कि वो एक आर्मी चीफ को हथकड़ी लगवा सकता था, जो कि उसने लगवाई। तो वो बहुत कुछ कर सकता था उस वक्त, उस खाली स्लेट में रहते हुए, जबकि पूरा मुल्क डरा हुआ था, एक खौफ था। उस दौर की आप अगर किताबें पढ़ें ना, जो उस दौर में लिखी गई, उस दौर के कॉलम्स पढ़ें जाके ना, पुराने अखबार मैंने पढ़े हैं जाके, उनमें ना एक गुफ्तगू के बिटवीन द लाइन खौफ छलकता है कि यार इतना बड़ा हमारा हिस्सा टूट गया है, अब ये भी पता नहीं बचेगा कि नहीं। और इंडिया की तरफ से भी जो हार्ड लाइनर्स थे, वो रोज़ इस तरह के तंज करते थे कि अब देखना ये भी नहीं बचेगा, हमने तो कहा था। तो वो भी आपको था ना, दोनों तरफ के हार्ड लाइनर, पाकिस्तान के और इंडिया के, दोनों आर बैड पीपल, क्योंकि दुनिया में दो ही लोग हैं, या अच्छे लोग या बुरे लोग। अच्छे लोग हर तरफ हैं, उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया में भी जब कई लोग पाकिस्तान के ऊपर बहस थे, पाकिस्तान अटैक करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार आप कैसे लोग हैं, आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं। तो आप अच्छे लोगों का साथ दें ताकि हम इस पूरी जगह को एक अच्छी जगह बना सकें, जहां हम सब फल फूल सकें। आप हार्डलाइनर के साथ मिल जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, इसमें फर्क है साहब। ये वो जमाना नहीं है गांधी का कि आपने सामने से एक थप्पड़ मारा और मैं सहल लूं, कहूं कि जी मेरा दूसरा गाल भी है सर, मार लीजिए थप्पड़। अब ये टैक्टिक नहीं चलेगी। इस चीज से अब डील ऐसे नहीं किया जा सकता। डील तभी होगा जब आप मुझे एक थप्पड़ मारेगा और मैं पलट के 2 थप्पड़ मारूंगा आपको कस के, तो पावर बैलेंस होगा। समझ रहे हैं? आपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाए? डेटरेंस के लिए। तो आज की जो पॉलिसी कहती है वो डेटरेंस चाहिए। आज हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता तो चाइना तो अटैक कर चुका होता हमारे ऊपर। डेटरेंस है आज हमारे पास। चाइना जानता है कि इंडिया भी घुसकर मार सकता है एटम बॉम्ब हमारे बीजिंग में। हम भी जानते हैं कि वो भी मार सकते हैं नई दिल्ली में। तो डेटरेंस है। तो वो जमाना गया कि भाई आपके हार्ड लाइनर्स को जवाब इधर से सॉफ्ट लाइनर्स देंगे, नहीं देंगे। अगर आप ईंट मारोगे, पत्थर से जवाब मिलेगा। तो सामने वालों को डर होना चाहिए
कि अगर हमने ये कदम उठाया तो सामने इससे भी बड़ा कदम उठेगा, इसलिए वो फॉर्मूला अब नहीं चलेगा सर। अब अगर आपने आतंकवादी भेजे तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो पहले की तरह नहीं कि हम प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे, हम डॉजियर भेजेंगे और हम यहां रखेंगे और वहां लिखेंगे, यहां चिट्ठी लिखेंगे, वहां खत लिखेंगे। वो जमाने लग गए अब सर। तो इसलिए टाइम के साथ डील करने का फॉर्मूला भी बदलता है। नहीं पढ़ने वाला। अच्छा, दूसरा मौका ये था कि जो भुट्टो के पास आया कि वो इस खाली स्लेट के ऊपर फूल बूटे उगा सकता था, लेकिन उसने क्या 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 किया? उसने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस रखी, पहली और आखिरी। शाह फैसल साहब को बुलाया गया, लिबिया से कज़ाफ़ी को बुलाया गया, और तो और बांग्लादेश से भी, जिसमें कि शाह फैसल की बड़ी बड़ी काविश थी, टूट चुका था, उनको भी बुला लिया। अच्छा, अब ये सारा कुछ करके ना उन्होंने एक नया रेटरिक कौम को दे दिया। लोग समझते हैं कि सब कुछ जौलक का दिया हुआ था, नहीं, भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी थी। भुट्टो इसको यूज़ करता था। भुट्टो को पता लग गया था कि अब ना लोग मेरे से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और जब किसी लीडर को ये पता लग जाए ना कि लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और उसको ये हो कि यार ये जो इकॉनमी है ना पॉपुलरिटी की और मोहब्बत की, ये तो मेरी जेब में है, मैं जैसे मर्जी यूज़ करूँ, तो ये बड़ी खौफनाक बात है। क्योंकि मैंने तारीख में ये देखा है कि जितना नुकसान करिश्मेटिक लोगों ने दुनिया को पहुँचाया है, उतना बीबे लोगों ने, गैर मरूफ लोगों ने नहीं पहुँचाया। आइजनहावर ने, इन लोगों ने, ट्रूमैन ने जो दुनिया के ऊपर तबाही की है, पॉपुलर आदमी उसके, और उन लोगों ने जो गैर मरूफ थे, जनरल जो अपना कॉनरेड एडनॉयर थे, जो जिनका शायद किसी को, उन लोगों ने नहीं इतनी तबाही, उन्होंने लोगों को बिल्ड, उन्होंने नेशंस को बिल्ड किया। तो ये भुट्टो ने को पता लग गया था कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं जो भी करूँगा वो लोग मान लेंगे। तो उन्होंने फिर वही किया, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जब एक पावर अपने आप को, अपनी पॉपुलरिटी को, अपनी ताकत को, सॉफ्ट पावर को, कोई पावर अब्यूज़ करती है, तो फिर पावर के मुकाबले में फिर पावर ही आती है। पावर के मुकाबले में इंटेलेक्ट खड़ा नहीं होता फौरी तौर पे, लॉन्ग रन तो वही खड़ा होता है, फौरी तौर पे नहीं खड़ा होता ना। जैसे सरसी ने कहा था, पावर इज़ पावर फॉर द मोमेंट, तो फॉर द मोमेंट पावर इज़ पावर। तो फिर जब उन्होंने अपनी सॉफ्ट पावर को अब्यूज़ करना शुरू किया, तो फिर हार्ड पावर उसके मुकाबले में आई। वो PNA की तहरीक चली, वो फिर आपको पता है 2 नंबर तहरीक, हालांकि सारे मुल्ला थे उसमें, लीड उसको मुल्ला कर रहे थे। इनके फजल रहमान साहब के वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब लीड कर रहे थे, असगर खान था, जमा इस्लामी थी। अब ये लोगों ने क्या इनकलाब लेके आना था? अब उन्होंने एक वो चाहते थे कि अच्छा, ये मौका मैंने आपको बता दिया कि भुट्टो ने कैसे ज़ाया कर दिया। अब मेरे ख्याल बात और तरफ चली जाएगी, उसको छोड़ दें। मतलब ये दूसरा मौका था जो आपके वो क्या है, आपने बताया स्मॉलर ग्रुप जो है, हाँ जी, पेट्रन आपके पैटर्न सवाल पूछा था, 2 मौके हो गए। यानी एक पार्टीशन के बाद जो आपको बड़ा मौका मिला, वो एक तकलीफ दे ऑपरेशन के बाद मिला भुट्टो को, उन्होंने ज़ाया कर दिया। एक मुल्क को सही सिमत देने का उन्होंने फिर जज्बाती सिमत दे दी, यानी सेकंड पार्टीशन कर दी। और मुल्क की प्रायोरिटी जो है वो इकॉनमी और बकाए बाहमी बनाने के बजाय उन्होंने उसको जज्बात पे ले गए। अच्छा, उसके बाद मौका आया जब बिल्कुल जज्बात पे ले गए, और ये जज्बात पे ले जाना ये भुट्टो को पता था। भुट्टो को पता था कि जो मेजोरिटी है उनको खुश कैसे करना है, और उसके लिए रिलीजन का सहारा कैसे लेना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये स्क्रीनशॉट लगाया है, पढ़िए जरा इसमें क्या लिखा है। ये भुट्टो ही थे ना जो अपने संविधान में, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाकर अहमदियों को मुसलमान मानने से इनकार करवा दिया। अपने संविधान में, अपने आईन में लिखवाया कि ये अहमदिया मुसलमान नहीं है। और आज ये लाइन सही साबित हो रही ना कि भेड़ियों के आगे अहमदियों को फेंक दिया गया। आज आप बताइए पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों की क्या हालात है? वो भेड़ियों के आगे हैं कि नहीं? आए दिन उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, उनको तो मुसलमान मानने से इनकार कर दिया जाता है। तो ये क्या था? ये सॉफ्ट पावर दिखाने का नहीं था कि मैं, पता है मुझे मुसलमानों का साथ चाहिए मुझे, तो चलो अहमदियों को जो है वो गैर मुस्लिम घोषित करते हैं, काफिर हैं। तो भुट्टो का अंजाम क्या हुआ? फिर लटकना पड़ा। जुल्म करेंगे तो उसका फल तो मिलना है, इसी जन्म में मिलना है। कोई मरने के बाद की तारीख नहीं है, यही मिलना है। 76 ईयर्स में पाकिस्तान ने जो किया उसको मिल रहा है, पेबैक टाइम में मिल रहा है। जब नवाज शरीफ ने वाजपेयी को पाकिस्तान बुलाया, उस वक्त हेट इकॉनमी को ख़त्म करने का ये बेहतरीन मौका था
कि आपका एक पॉलिटिकल एलीट में से एक बंदा वो उस तरफ चला गया जो कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करने का बेहतरीन चांस, और उसने कामयाबी से कर लिया। यानी जमात इस्लामी के लोग सड़कों पर थे, पत्थर मार रहे थे, बाकी मजहबी जमातों के थे, जिस रूट से उसने गुजरना था वहाँ पत्थर फेंक रहे थे, एक मैदान जंग बना हुआ था, फ़ौज उसके पीछे खड़ी थी, जनरल मुशर्रफ पीछे खड़े थे और चाह रहे थे कि ये हेट इकॉनमी, हमारी हेट इकॉनमी को कौन छेड़ेगा, हम तो नफ़रत के बल पर ज़िंदा हैं, हम तो नफ़रत के बल पर ज़िंदा रहेंगे, हमारी तो इकॉनमी ये है, अगर नफ़रत नहीं होगी तो हम कैसे जनरल हमीद गुल की तरह और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की तरह अपने बच्चों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर और इंडस्ट्रीज छोड़ के जाएंगे। हमें तो मतलब अंदर तो यही चल रहा होता है ना, वरना तो इनके बच्चे भी शहीद हुए होता है ना, इनके बच्चे कोका कोला और पेप्सी एंजॉय करते हैं, और बाकियों के शाहिद और सजाद की स्टोरी मैं आपको सुना चुका हूँ। तो ये उससे हेट इकॉनमी को बचा रहे थे, और पॉलिटिकल एलीट का एक बंदा, यानी कि मिलिट्री एलीट और आपकी मिडिल क्लास एक जगह पर थी, लेकिन एक बंदे ने हिम्मत की और उसने उस इकॉनमी को ख़त्म करने की कोशिश की और कामयाबी से कोशिश की। उस तरफ भी हार्डलाइनर था, वो आ गया पाकिस्तान। अब अगर इस मौके को एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वाजपेयी जी हार्डलाइनर थे, इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो ना, वो जो नैरेटिव उसके दिमाग में बैठ गया होता है वो नैरेटिव से आगे नहीं हटता। वाजपेयी जी हार्डलाइनर थे। जरा कोई मुझे बताएगा कि हार्डलाइन वाले कौन से काम किए उन्होंने? क्योंकि वो बाबरी मस्जिद वाले उसमें क्या कहें, आयोजन में शामिल थे, उस मूवमेंट में शामिल थे, इसलिए हार्डलाइनर हो गए। पाकिस्तानियों से पाकिस्तान निकल सकता है, रिलीजन नहीं निकल सकता। हार्डलाइनर क्या होता है आपको पता ही नहीं है फिर, या आप बताना नहीं चाहते। अब्यूज़ ना करती कारगिल की शक्ल में, तो पाकिस्तान आज डिफरेंट होता। 26 साल पहले वो आपके घर चल के आया, मीनार पाकिस्तान पर आया, यानी उस चीज़ को विजुअली, सिंबॉलिकली, हर तरह से उसने डिमोलिश कर दिया कि जो हमारे यहाँ एक पॉपुलर बयानिया था कि इंडिया ने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम ही नहीं किया। ये हम सुनते थे, दिल से तस्लीम नहीं करना, और कैसे होता है। नेहरू 600 दफ़ा अपनी तकरीरों में ये बात कहता था कि उधर पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान को दोबारा शामिल करूँ, और अभी मैं क्यों चाहता हूँ, मैंने तो खुद साइन किए, अगर मैं चाहता होता तो मैं साइन क्यों करता। और अभी उसका कुछ दिन पहले मैंने एक ना उसकी एक तकरीर का क्लिप, उसके एक इंटरव्यू का क्लिप भी देखा है, जो कि मैं कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में कह भी चुका हूँ। लम्स में जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने ये बात कही थी कि मुझे ये नेहरू की गुफ्तगू से एक ना इशारा मिलता है। बहुत ज़हीन लोग ना सीधी बात नहीं करते, दो टोक बात करने के बजाय ना अपनी गुफ्तगू के बीच में इशारा देते हैं, और आप उनकी बातों से ना थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हैं कि ये चाह क्या रहे हैं। बेसिकली नेहरू जो था ना, हिस्ट्री से बहुत वाकिफ़ था, आपको पता है, उसने तो हिस्ट्री पे किताबें भी लिखी। अच्छा, अब वो ये समझता था कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ वाली पट्टी है ना, ये प्रॉब्लम है। अहमद शाह अब्दाली से लेके नादर शाह से लेके और ज़ाहिर है दिल्ली के तख्त की एक पूरी हिस्ट्री है, उसके बाद फिर मुग़लों के दौर में, तो वो इससे ख़ुद भी थोड़ा जान छुड़ाना चाहता था। और जब उसने देखा कि यार ये लोग तो ना मुस्लिम लीग की शक्ल में अंग्रेज़ों ने इनको खूब यूज़ किया है और इन्होंने हमें तोड़ने में बड़ा किरदार अदा किया है, तो वो फिर वो कहीं मुझे पहले शक था कि यार वो नहीं चाहता था कि इनको साथ मिलाया जाए, और वो चाहता था, डेलिबरेटली चाहता था कि कोई ऐसा बहाना बने, मेरे नाम ना लगे यूँ ही कि जैसे मैं तो नहीं चाहता, ये चाहते हैं, तो जो ये चाहते हैं मैंने इनको दिया। तो वो बार बार इस तरह के काम जो है करता था। तारीख़ में बड़े वाक़यात हैं, कई जगहों पर मैं बता भी चुका हूँ। तो वो ये खुद चाहता था कि ये अलग हो। तो बात यह है कि हमें ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि हमें पूरा एक फ़िलासफ़ी बेची गई थी कि इंडिया जो है उसने हिंदू ने दिल से पाकिस्तान की तकसीम, हिंदुस्तान की तकसीम तस्लीम नहीं की, क्योंकि हमारे अपने दिल में चोर था, तो हम ये बातें कहते थे। हालांकि नेहरू ये कर चुका था, वाजपेयी ने आके 98 में ये हमें करके दिखा दिया। तो ये दूसरा मौका मैसीत कौम हमने ज़ाया कर दिया। जब मैं कहता हूँ मैसीत कौम, तो इससे मेरी मुराद आम आदमी नहीं है, इससे मेरी मुराद वही एलीट है जिसकी फ़िलासफ़ी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरे ख्याल में वही लोग चेंज करते हैं। अगर आप कोई भी इस आइडिया को चैलेंज करना चाहेगा तो मैं बड़ी खुशी से बात करना चाहूँगा उस पर। और अब जब नेहरू जी का जिक्र हो ही गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक क्लिप नेहरू जी की इंटरव्यू का दिखाना चाहिए, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें कभी वो हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। वो शुरू से, एक तरह से उनका इशारा था कि वो शुरू से अंग्रेज़ों के साथ रहे, और उन्होंने अलग देश की मांग इसलिए की
क्योंकि उनको पता चल गया था कि जैसे ही पावर यहाँ पर कांग्रेस के हाथ में आएगी, यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स होने हैं, और लैंड रिफॉर्म्स के बाद जागीरदारी चली जाएगी। जो जागीरदार बैठे हैं हजारों एकड़ जमीन लेकर, वो जमीनें चली जाएंगी, उनकी राजे महाराजे गायब हो जाएंगे, उनकी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। तो आज भी चलिए बात बताता हूं, पहले क्लिप सुनवा देता हूं, सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. तो 76 इयर्स बीतने के बाद नेहरू जी की बात सही साबित हुई ना। आज भी वढेरा सिस्टम है, आज भी वही पावर एलीट है, जो 4-5 परिवार हैं, मुश्किल से 100 परिवार मान लो ओवरऑल अगर देखूं तो, वही राज कर रहे हैं पाकिस्तान पर पिछले 76 इयर्स में। और भारत पर आप देखो 76 इयर्स में चाय वाले का बेटा भी, एक चाय बेचने वाला भी आकर यहाँ पर पीएम बन जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे साधारण परिवार के लोग पीएम बन जाते हैं। ये फर्क है कि नहीं? और मुझे उस पर इंसिस्ट नहीं है, लेकिन मेरी ये बड़ी वेल थॉट सोची समझी बात है जिसके ऊपर मैंने बहुत गौर किया। तो उस वक्त उस आपकी एलीट ने वो मौका ज़ाया कर दिया। 2 मौके मैंने बता दिए, एक भुट्टो वाला, और उसके बाद ये जो जब आया वाजपेयी चल के आया इंडिया में, और इसराइल में जो है जो कमज़ोर तबका है उसको दबाया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये 2 जो मैं आपने बात की ना, 2 गलतियाँ तो मैंने बता दी कि कहाँ हम अच्छा मोड़ ले सकते हैं, लेकिन नहीं लिया। आज हम वर्स्ट कंडीशन में, जिस जगह पर पाकिस्तान आज है, हम चल ही नहीं सकते। हमने ये समझ लिया है कि हमको आइसोलेशन में रहते हैं। हम ज़मीन पे कुछ लोग रहते हैं और चांद पे चांदनी है, दरमियान में कहीं पाकिस्तान है। हमने कोई इस तरह समझ लिया। और भाई हम दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। अगर चाइना, इंडिया और अमेरिका अपना कार्बन एमिशन कंट्रोल नहीं करते तो हम डूब जाएंगे, वो बाद में डूबेंगे। यानी एक छोटी सी मैंने मिसाल दी है, अगर कहीं भी कुछ होता है, अगर इंडिया में हार्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो होंगे, तो वहाँ होंगे। तो सारी चीज़ें आपस में लिंक कर रही हैं। हम आइसोलेशन में नहीं हैं, हमने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया। इस वक्त हम अभी भी, आज के दिन जब मैं बात कर रहा हूँ, बातें तो बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो एंटी इमरान रेवोल्यूशन था वो भी वो भी अब ये पोर्ट्रेट कर रहा है कि चीज़ें हमने बहुत ठीक कर ली हैं। जब इमरान खान के हमायती लोग एक इनकलाबी मूड में थे, उनको रोज़ बातें थे, हमने चीज़ें बहुत ठीक कर ली हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी, आप अपना फैसला नाफिज नहीं कर सकते। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इन सबसे पुरानी है, और इसका ख़ास है कि एक इम्तियाज़ ये है, वैसे तो सारी सिविलाइजेशंस के कोई इम्तियाज़ है, हमारा कोई ऐसा नहीं है जो बाकियों के पास नहीं था, लेकिन एक ख़ास चीज़ हम में है कि हम लोग तो वॉरियर थे ही नहीं। हम लोग तो कभी अपने खित्ते से बाहर निकल के, हमने कभी किसी पे हमला करके कहीं कोई जो है कॉलोनी बनाई नहीं थी। तो हम इस पे फ़ख्र क्यों नहीं कर सकते? हमने अपने आप को अपनी हिस्ट्री से जो काटने का भी जुल्म किया ना, उसकी वजह यह है कि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं। आप कहीं जाते हैं तो जब हिस्ट्री की बात होगी तो उसमें एक लफ्ज़ आएगा इंडियन मसाले, अच्छा जी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडीज़। आपको पता है इंडोनेशिया को भी इंडीज़ इसीलिए कहते हैं कि इंडीज़ की तरफ थे, इस तरफ थे, इंडस के उस तरफ थे सारे। तो ये सारे रीजन को से आपका ताल्लुक, उसमें आप हैं ही नहीं। उसमें या इंडोनेशिया आएगा या इंडिया आएगा, आप हैं ही नहीं। हालांकि वो तो अब ये जो है ना, पहले दिन से एलीट ने हमारे साथ जो जुल्म किया है वो ये किया है। और फिर जब इनको मौका मिला कि ये हमारी मिडिल क्लास को, पाकिस्तान को किसी अच्छे रास्ते पर लेके जाएं, इन्होंने अपने ज़ाती मुफादात, और उसके बाद ज़ाती मुफाद एक बड़ा पैटी सा एक पिट गया है लफ्ज़, मैं इसको सही अगर एक जुमले के साथ इसको डिफ़ाइन करूँ तो वो ये कि अपने दुश्मन एलीट को गिराने के लिए हमें इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के पड़ोस में हमारे 2 सुपर पावर्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकॉनमी है, और उसी के साथ हम बैठे 2-2 अरब के लिए कभी इधर मारे फिर रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी सऊदी, कभी इमारात। हाँ, अब देखें ना, इसकी सबसे बड़ा फ़र्क लोगों में और कौमों में जो है वो है प्रायोरिटीज़ का। हमारे यहाँ नौजवानों को आम तौर पे, पूरी सोसाइटी को गुफ्तगू करते वक्त उनकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, क्या बात है जिसमें फ़ख्र महसूस करते हो। क्या वो इस बात में फ़ख्र महसूस
करते हैं कि मैं और हम फ़लाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम इसको इतना रिफ़ाइन कर रहे हैं। क्या आपकी स्टेट इस बात की हौसला अफजाई करती है कि आप कितनी वैल्यू एडिशन कर किया आपने क्या अच्छा आज बनाया है, आपने अपनी कंपनी की, अपनी सोसाइटी की, इकोनॉमी को आप कहाँ लेकर गए हैं, आपने दुनिया में क्या ऐसा किया है कि दुनिया उसकी तारीफ़ करती है। ये ना आप गौर करें, प्रायोरिटी नहीं है हमारी जो एक स्लोगन है कि एक छोटी सी एक मिसाल दूँ कि सफाई निस्फ ईमान है। हमने इस बात को भी यूँ लिया है कि आधी गली में कूड़ा फेंको और आधी गली में चलने का रास्ता रखो, तो ये अब शायद निस्फ ईमान है ना। मतलब सफाई निस्फ ईमान का तो मतलब ये होना चाहिए था कि आपका मुल्क सबसे साफ़ होना चाहिए था, लेकिन है ये कि आधी गली गंदी रखनी है, सारा कूड़ा और टिश्यूज़ वहाँ फेंकने, आधी साफ़। एक थोड़ा एक फ़नी वे में बता रहा हूँ कि हमने हर चीज़ को यूँ समझ लिया कि जो उसकी असल सेंस है वो है ही नहीं। प्रायोरिटी है तो सही, कहने को तो ये बात ठीक है कि हम देखें हमारे, तो हम तो ये भी कहते हैं सफाई है, हम तो ये भी कहते हैं, हम कब हैं जी तरक्की के ख़िलाफ़। आप ये जितने लोग ये जो लठ उठा के एक दूसरे को मार रहे हैं और ज़िंदा जलाने के लिए भागे फिर रहे हैं, आप इनसे पूछें कि वो कहेंगे हम तो तरक्की के नहीं हैं ख़िलाफ़। लेकिन बात यह कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आपकी जो तरजीह है ये है कि आपने दुनिया को एक अच्छी टेक्नोलॉजी देनी है, आपने कैंसर का इलाज तलाश करना है, आपने आपके जो स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके रिजॉल्व करने के लिए कोई हल निकालना है, आपने जो कोई प्रोडक्ट बन रही है आपने पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स देख के एटलीस्ट अपने शहरियों को उससे साफ़ प्रोडक्ट देनी है। क्या ये आपकी प्रायोरिटी है? क्या ये गुफ्तगू से छलकती है? नहीं। यही वजह है कि हमारे सामने ना दुनिया की भी प्रायोरिटी कोई नहीं है, क्योंकि हम सब ने एक आफ्टर लाइफ सोची हुई है। और अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं ना कि आपने जो मुझे पानी दिया है, पानी का मुझे आपने बोतल दिया और आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, यार ये पानी है लेकिन ना साथ वाली दुकान में से 10% अच्छा पानी मिलता है। अब आप कुछ भी कह लें, इस पानी की मेरे नज़र में कोई अहमियत नहीं है। तो जैसे ही आप लोगों को इस तरजीही माइंडसेट में लेकर आते हैं कि असल में आफ्टर लाइफ एक है जहाँ बेसिकली ज़िंदगी वहाँ है, तो इस लाइफ की किसी के जहन में कोई अहमियत नहीं होगी। अब लाख कहते रहें, किताबों पे किताबें लिख दें, लेकिन इस दुनिया की अहमियत फिर वो कभी भी महसूस नहीं करेगा। जब उसकी अहमियत महसूस नहीं करेंगे तो उनकी ये एक तरजीह क्यों होगी? यार ये क्या आइडियोलॉजी है? हमने इंडिया से भी सीखना है, इंसानों का तजर्बा मुश्तरका है। हमने सिंगापुर के ली कुआन यू से भी सीखना है, हमने जर्मनी के हिटलर के बाद उसको अपने पाँव पर खड़ा करने वाले कॉनरेड एडेनॉर से भी सीखना है। हमने तमाम दुनिया के अच्छे तजुर्बा से सीखना है और अपने लोगों से भी सीखना है। अगर हम आइसोलेशन में सोचना बंद कर देंगे और ये जो हेट इकोनॉमी है इसको ख़त्म करेंगे, तो यकीन कीजिए 40 लाख के बजाय 50 भी हो जाएंगे ना, जो कि ठीक है, पॉपुलेशन बॉम्ब तो है, लेकिन बात यह है कि उनसे भी आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं कि कोई और कहीं दुनिया में कुछ वक्त नहीं कर पा रहा होगा। क्योंकि आपको पता है जापान में तो $40,000 में भी, या शायद इसके करीब कोई रकम है, वो दे रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करें, क्योंकि यूथ ख़त्म हो रही है, यूथ कम है। पूरी दुनिया में ये मसला है। पाकिस्तान की मीडियन एज 22 ईयर्स है, 21 है। पाकिस्तान से कम पता है कहाँ है? सिर्फ फ़लस्तीन में 18। तो चलिए, वीडियो का इतना हिस्सा लिया है और बहुत ज़रूरी है बात समझना, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान से हेट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसकी सबसे ताज़ा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। पाकिस्तान की ही रिपोर्ट आई है कि पिछले साल पाकिस्तानी किताबों में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट का कंटेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो अगर पाकिस्तान को सुधरना होता, पाकिस्तान को समझना होता, तो शायद हम ये देखते हैं कि दूसरे रिलीजन के लोगों के खिलाफ या हेट को, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हेट भरी जाती है वो उसको कम किया जाता है। यहाँ उल्टा होता है, हेट को किताबों में बढ़ा दिया गया। अब आप बताइए कि पाकिस्तान का बच्चा जब ये बढ़े हुए हेट कंटेंट को पढ़ेगा, वो क्या किसी से मोहब्बत करेगा? वो माइनॉरिटी से मोहब्बत करेगा? वो माइनॉरिटी से और ज्यादा नफरत करेगा। और एक जो बात उन्होंने कही, जो बेसिकली डायरेक्टली रिलीजन पर है, जो आइडियोलॉजी वाली बात है, वो खुल के नहीं कह पाए, लेकिन बात तो सही है ना। आपके रिलीजन में ये आइडियोलॉजी है। अब वो बेचारे पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं, अब ज्यादा इसको और ज्यादा खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना। अब अगर आप उस प्रॉब्लम को मानेंगे और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे। आपको दुनिया के और विचारों को भी सुनना चाहिए। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि जो मेरे विचार हैं, जो मुझे पता है, दैट इज ऑल, वही सच्चा है, वही सही है, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब गलत है।
बस प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है। सामने वाला क्यों आपकी बात मानेगा, या आप सामने वाले की बात जब नहीं मान रहे हैं तो सामने वाला आपकी बात क्यों मानेगा? वो भी कहेगा कि आप में प्रॉब्लम है, आपकी बातें झूठी हैं, आपकी सारी चीजें गलत हैं, हमारा वाला सच्चा है। अब ये तय कौन करेगा कि आपका सच्चा है कि उसका सच्चा है? आप कहते हैं, जो आप तय कर लेते हैं कि मेरे वाला सच्चा, मैंने कह दिया ना मेरे वाला सच्चा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो जब तक आप रिलीजन, पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें एक में मिक्स किए रहेंगे, ये प्रॉब्लम होती रहेगी। और पाकिस्तान के लोगों को तय करना है कि वो हेट की तरफ बढ़ेंगे या कुछ कोएग्जिस्टेंस टाइप में जाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान आने वाले 50-60 साल में इस हेट पॉलिटिक्स और हेट पावर गेम से बाहर निकल सकता। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और पाकिस्तानियों को इनका इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए, आंखें खोलने वाला है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। भाई मैं बाकी वीडियो पर बाद में बात करूँगा। जो मेरे लिहाज से इम्पोर्टेंट मुद्दा था उस पर मैं बात करना चाहूँगा। आलोक सर ने भुट्टो का जिक्र आया, हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर की टर्म यूज़ कर रहे था। फैसल बड़ा अच्छा था, वो बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा माइंड है, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा माइंड माना जाता है। तो भुट्टो का जिक्र आया तो भुट्टो को उसने सॉफ्ट लाइनर बोला, तो आलोक सर ने कहा कादियानियों के पर बात आ गई कि कादियानियों की जो मस्जिदें हैं वो डिमोलिश की गई। सॉरी, मस्जिदें मैं उनको नहीं कहूँगा, उनकी इबादतगाहें डिमोलिश की गई, उनको मतलब कि काफिर करार दिया गया। और सही किया, ये सही किया। मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानता आखिरी है, नबी मानता है। यानी कि आखिरी नबी मानता है, सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान है। उसके अलावा तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम अकीदे ही यही है, पहली बुनियाद यही है कि अल्लाह को एक मानना, यकता मानना। दूसरा है कि अल्लाह को, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना और आखिरी नबी मानना कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये वाला मसला आज का नहीं, बाउंड्री एंड है। ये मसला आज का नहीं है, मुसलमान कज़ाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में नबी पाक के होते हुए 3 कज़ाब पैदा हो गए थे। उनमें मुसलमान कज़ाब भी शामिल मुसलमान कज़ाब था जिनको मारने का हुक्म दिया गया था बकायदा, क्योंकि उसने दावा कर दिया था नबूवत का। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, जिंदा है, ज़ाहिर ज़िंदगी में, ज़ाहिर वजूद में मौजूद है। उस वक़्त दावे हो गए थे पैगम्बरी के। तो उस वक़्त फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत में उनका कला कमा किया गया, उनका सर कलम किया गया। खिलाफत राशिदीन में 4 ऐसे काफिर मारे गए मेरे भाई। तो हम मानते हैं, हम तो जो गुलाम मिर्ज़ा कादियानी, अगर उसका ये कीदा था कि मैं नऊज़ बिल्लाह ताला कि मैं नबी हूँ या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी काफिर है। वो नबी नहीं मानता था, तो उसका सर उड़ाना मैं कहता हूँ वाजिब था। आप मुझे जितना मर्जी हार्ड लैंग्वेज करें, जो बात सच है वो सच है। उसका सर एक तो काफिर चले, एक तो नॉन मुस्लिम ये हो गया ना कि भाई हम आपके ना रब को मानते हैं ना आपके नबी को मानते हैं, वो एक अलग सीन है, वो किसी को नहीं मानता। जो आका सल्लल्लाहु की खत्म नबूवत की चादर पर दाग लगाता है ना मेरे हाँ। भाई, नबूवत का वो दावा करता है, वाजिबुल वो कत्ल है, वाजिबुल वो कत्ल है। वाजिबुल 4 कत्ल। लोग वाजिबुल कत्ल है। पहला कत्ल के बदले कत्ल, दूसरा मेरे भाई शादीशुदा आदमी ज़िना करे तो उसे संसार करके कत्ल करने का हुक्म है। तीसरा मेरे भाई जो आदमी नबूवत का दावा करता है वो वाजिबुल कत्ल है मेरे भाई। चौथा मेरे दिमाग से निकल, 4 हालतों में कत्ल मेरे भाई वाजिब है। मतलब कि एक तो नॉन मुस्लिम हो गया, जिस तरह सिख हैं, हिंदू हैं, जूस हैं, जो भी है। हाँ, वो आदमी जो मुसलमान था लेकिन उसने इस्लाम को छोड़ दिया, वो भी वाजिबुल कत्ल है। वो भी। तो ऐसा भाई हम ऐसी अब लाइन्स बोल रहे हैं जो मुझे पता है हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, मतलब हमारी पर्सनली बात कर रहा हूँ। लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, तो उनके यही एक ही जवाब है, हम गुलाम हैं, हम उनके अहकामात गुलाम हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस बात इतनी है। आप हमें अच्छा समझे बुरा समझे, मेरा भी इसी बात पर मेरा कोई हालांकि मैं पढ़ा लिखा आप मानते होंगे या जैसा भी मानते होंगे, फिर भी मैंने कुछ 2-4 जमातें पढ़ी हैं, लेकिन इस पर मेरा भी कीदा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बराबर अपने आप को मानता है, नबूवत का दावा करता है, वो वाजिबुल कत्ल है। मिर्ज़ा कादियानी वाजिबुल कत्ल था, वो अंग्रेज का बिठाया हुआ एक टट्टू था मेरे भाई। ठीक हो गया ना। तो लोग सारी को ये मैं जवाब देना चाहता था, इसलिए ये मैंने पहले मुद्दा उठाया क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा था, इस पर मैं बात करना ज़रूरी समझता था कि कादियानी मुस्लिम नहीं है।
कादियानी की जो इबादत गाह है वो मसाजिद नहीं है, वो भुट्टो साहब ने सही किया था। आई थिंक यही एक काम होगा भुट्टो साहब का, जो रोज़े महशर उनको उनके लिए निजात का बायस बनेगा। बाकी तो मुझे अल्लाह बेहतर जानता है, यही एक काम नहीं उसके लिए काफ़ी है। उसने उनको डिक्लेयर करवाया था कि ये नॉन मुस्लिम है। उनकी इबादतगाहों को मस्जिद कहलाने से मना किया गया था। उनकी जो बोली है जिस पर पुकारते हैं वो नमाज के जो इबादत की, उनको अजान करने से भी मना किया, वो अजान भी नहीं थी। ठीक है ना। खैर अब मुद्दा आता है फैसल बड़ैच साहब की बातों पर। हार्ड लाइनर, उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी साहब हार्ड लाइनर थे। तो एक सिंपल सा मेरा भी सवाल है फैसल बड़ैच को, अगर वो हार्ड लाइनर थे तो वो पाकिस्तान में क्या लेने आए थे? वो पाकिस्तान में जो अमन का संदेश लेकर आए थे, मैसेज लेकर आए थे, वो क्यों आए थे? बात तो सोचने वाली ना। अगर वो हार्ड लाइनर थे तो वो पाकिस्तान में अमन का पैगाम क्यों लेकर आए थे? यहाँ पर फैसल बड़ा गलत हो रहा है। वो सॉफ्ट लाइनर थे, वो डेमोक्रेटिक थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर। इंदिरा गांधी के बाद मेरे ख्याल में ये आए थे। पता नहीं किसके बाद, मुझे नहीं हिस्ट्री का पता, इंडियन हिस्ट्री का मुझे कुछ नहीं पता कहाँ किसके बाद कौन आया था। लेकिन इतना पता है कि वो सॉफ्ट लाइनर थे, लेकिन इतना पता है कि वो नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में आए थे। लेकिन एक चीज़ है यार, हिस्ट्री तकरीबन अगर देखा जाए ना हुक्मरानों की कत्ल आम की तो तकरीबन मिलती जुलती है। इधर से भी कुछ लोग कत्ल किए गए, उधर से भी कुछ। अच्छा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया, वो यार सलमान रुश्दी साहब थे, ये कौन, इसका नाम भूल गया। वो बात करता है कि हिंदू एक ने क्लेम किया अखबार में कि मुसलमान तमाम काफर हैं, तो उसको समन आ गया जज साहब की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से। हाँ ये मुद्दा मुझे भी याद है, मैं अच्छे से इस पर बयान करूँगा। समन आ गया कि भाई आप ये जो लिखा तुम सही कह रहे हो। उसने कहा हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तमाम मुसलमान काफर हैं। उसने तू साबित कर सकते हो? उसने कहा मैं कर सकता हूँ। तो कहा शिया मुस्लिम को लाओ, बरेलवी मुस्लिम को लाओ, अपना वहाबी मुस्लिम को लाओ, इनसे पूछो बयान लो, बाद में अपना मैं बयान रिकॉर्ड करवाऊँगा। उन्होंने पूछना क्या? उन्होंने कहा पूछना ये है कि इनसे पूछो कि ये शिया से पूछना है सुन्नी के लिहाज से तुम्हारा क्या अकीदा है, सुन्नी से पूछना शिया के लिहाज से क्या अकीदा है। तो उसने फिर पूछा जज ने कि तुम सुन्नी को क्या मानते हो? शिया से पूछा तो शिया ने कहा सुन्नी काफर है। तो फिर सुन्नी को कहा कि तुम शिया के बारे में क्या सोच रहे हो? उसने शिया काफर है। इस तरीके से सब ने एक दूसरे को काफर कह दिया फिरका वारिद की वजह से। तो ये हाल है। उसने फिर साबित किया। इसका जवाब यार मैं तुम्हें देता हूँ। मुनाफिक बहुत बड़े जालिम लोग होते हैं जो अब मुसलमान कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। हकीकत है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब मिसाल बाकी में तरीक में चली जाएगी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद कुबा ग़ालिबन क्या उसका नाम था। तो उसके जो मस्जिद ज़र्रार थी तो उसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए गए थे। दौरान जिहाद अल्लाह के नबी पर वही उतरी कि हजूर आपने जाकर ये मस्जिद को शहीद करना है, ये मकान गिरा देना, ये मस्जिद नहीं है। तो आपको दावत दी गई थी कि आप वहाँ पर आकर नमाज पढ़ें, खिलाफत कराएं। उसका एक मकसद इमामत कराएं। अगर हजूर ने इमामत की तो वो फिर तमाम मुसलमान या बात वाइंड अप किया करें। कंक्लूड करते हुए बात इतनी मुख्तसर सी करूँगा कि उसको संसार करने का एक ही मकसद था, तोड़ने का। उसका मकसद ये था कि वो लोग दिल से मुसलमान नहीं थे, वो मुनाफिक थे, कलमा पढ़ते थे लेकिन नबी को नहीं मानते थे, दिल से नहीं मानते थे। और असल में मुसलमानों के खिलाफ उस वक्त की सुपर पावर जो पर्शियन थी और एक रोमन थी, वहाँ से मेरे भाई आदेश आते थे और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता। पर्शियन पार्टी जहाँ यहाँ आज तक जिसे हम ईरान बोलते हैं, ईरान ये शाम ईरान ये और रोमन थी और इटली यूरोप वगैरह ये सबसे बड़ी। तो ये भी मेरे भाई फिरका वारियत डालने वाले लोग यही हैं। ये मुसलमान हकीकत में नहीं है। जो मुसलमान है वो किसी फिरकों को नहीं मानता मेरे भाई। मुसलमान क्लियर सी बातों को मानता है कि अल्लाह एक है और उसका नबी एक है और आखिरी नबी है मेरे भाई। दो बातें होगी। तीसरा जो 5 अहकाम दिए गए मेरे भाई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा, ये अच्छा चले वो एक लाख सीना गांधी साहब के बारे में भी लोग ने बोला। उन्होंने कहा कि ये अब वो दौर नहीं है। तो गांधी साहब की ये स्ट्रेटजी थी ना कि अगर आपको कोई एक गाल पर आपको थप्पड़ मारता है तो आप उसके सामने दूसरी गाल रखें। मैंने कहा अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है आप उसको बदले में उसको 2 थप्पड़ लगाएं ताकि बैलेंस हो। मैं मानता हूँ ऐसा होना चाहिए। अगर आपको बिना वजह थप्पड़ मार रहा है तो आप क्यों उसको बर्दाश्त करें? अच्छा आग पर अगर आग डाली जाए तो आग बुझ जाएगी।
ये क्या लॉजिक है? हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देने की मिसाल दी ना लोग सर ने कि अगर कोई आपके घर में ईंट फेंकता है तो आप सब पत्थर फेंकते उस पर। भाई एक थप्पड़ ऐसा- मारता है, आप तो दो मारे हैं, ऐसा कभी दुनिया में देखा है कि इस तरह अमन हो जाता है? हो जाता है। कहाँ पर देखा है? अमन देखा है, अमन हमेशा तब भी होती है जब पावर बैलेंस होती है। और मैंने बात करने का मकसद ये था कि आलोक सर ने मिसाल ही बिल्कुल गलत दी है। मैं बताता हूँ अब इसकी मिसाल। अगर रशिया के जेल में उतना कि जो यूक्रेन उनके पास भी एटम बॉम्ब है, अगर हम उन पर हमला करेंगे तो वो हमें रिस्पॉन्स में एटम बॉम्ब हम पर चला देंगे। बैलेंस पावर हो जानी थी, पावर बैलेंस हो जानी, पावर बैलेंस हो जानी थी। तो रशिया फूंक फूंक कर कदम रखता, रशिया कभी भी ये हमला ना करता। रशिया को पता था कि इनके पास एटॉमिक पावर नहीं है, ये हम पर एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिरा सकते, हम गिरा सकते हैं। उनको ये भी पता था कि हमारी आर्मी पावरफुल है, यूक्रेन की आर्मी कम है, थोड़ी है। उनको ये भी पता था हमारे पास वेपन इसकी है। मैं घटिया सी मिसाल देता हूँ, मैं अपनी नज़र में ये मिसाल घटिया समझता हूँ। घटिया सी मिसाल देता हूँ बकौल इंडियंस के। पाकिस्तान ने इंडिया पर हमेशा अटैक क्यों किया? क्योंकि एटॉमिक पावर इनके पास भी थी, इनके पास भी थी। पाकिस्तान हमेशा आपके बकौल इंडियंस पाकिस्तान ने फिर तो आप पावर खुद ही बैलेंस होगी ना। जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो सामने छितर पड़ा, रुक नहीं गया पाकिस्तान। आपने कहा कि उन्होंने रोक चार- नहीं दिया। यार आपने कहा कि आपने 4 मरतबा अटैक किया। अगर एक मरतबा भी अगर पाकिस्तान हारा होता या वो बराबर का बैलेंस होता तो वो दूसरी तरफ ना जाता। दूसरी बात, ये 4 मरतबा क्यों अमल किया गया? इसका मतलब ये मिसाल जो मैं दे रहा हूँ फिर ये गलत है। पाकिस्तानी के लोगों की फितरत में शामिल है बैठे हुए को उंगली करना। ना ना ना, आपने बात ठीक की है, लेकिन बात ये थी कि अगर किसी का दिमाग खराब है मेरे भाई, तो आपकी आग वाली मिसाल मैंने वही दी है। आप उसको जितना कहते जाएं, जितना उसके साथ मुकाबले पर आते जाएं, वो खुद चलो। तो खत्म होता जाएगा, लेकिन आपको भी करता ठीक है, जाएगा ठीक मेरे है। भाई। एक और फैसल बड़ैत की बात मैं बड़ी मुझे अजीब लगी। उसमें बात की है माशरत की। उन्होंने कहा कि हमारा माशा इतना मतलब पोलराइज्ड हो चुका है और इतना अफरा तफरी हो चुकी है। तो उन्होंने फिर मिसालें दी कुछ चंद अंग्रेज़ों की, जॉनसन की या इस तरह का नाम दिया, मुझे नाम नहीं याद रहा है। उनकी एग्जांपल दी है कि हमारे माशरे को उन्होंने डेमोक्रेसी में ये चीज़ें की, ये चीज़ें की, बातें तो और भी उसमें बड़ी की। मुझे लगता है कि उसको थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब जब फ़िरका वारिद पर जब बात है तो उसने उसकी ऐड की कि डेमोक्रेसी के अंदर जॉन्स को सीखो तो वो करो उसमें। तो उसके लिए मेरा एक ही जवाब है कि अकल के अंधे, आपको जॉनसन से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरका वारिद से मना फरमाया, आपके रब ने मना फरमाया, आप उसको फॉलो करो। आप जॉनसन को क्यों फॉलो कर रहे हैं? अगर की कमी है ना, अगर आपके नबी पाक ने मना फरमाया तो यही सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी आपके लिए। खैर मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।